हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित दो एमसीक्यू का पार्ट जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में काल और संस्कृति के विभाजन का दो वीडियो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का ये थर्ड वीडियो होने वाला है। इसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के समय पे जो सिक्के अभिलेख रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है और कहाँ कहाँ से पूछा गया है, आज हम उस पर बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतवर्ष का पहला उल्लेख कहाँ पाया गया है? अभी आपने पिछले एक दो सालों में देखा होगा कि भारत की सरकार ने भारत का नाम जो है ऑफिशियली भारत करने का सोची है, इंडिया नाम को रिप्लेस करके। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत या भारतवर्ष नाम का पहला उल्लेख किस अभिलेख में पाया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सारनाथ स्तंभ, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरन अभिलेख या फिर ऋग्वेद। तो भारतवर्ष का पहला उल्लेख कहां पर पाया गया है? ये पाया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम क्या मिलता है? अशोक के अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाया जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम क्या मिलता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मगध, भारतवर्ष, आर्यावर्त या फिर जम्बू द्वीप। देखिए, मगध वो क्षेत्र था जहां पे अशोक राज करते थे, और आर्यावर्त ये नाम पड़ता है आपका आर्यों के आने के बाद, एक क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है। भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, और अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप नाम का उल्लेख किया गया है। जम्बू द्वीप का अर्थ है कि यहाँ जामुन का जो पेड़ होता था उसकी अधिकता थी, वो बहुत ज्यादा पाया जाता था भारत के क्षेत्र में, इसीलिए इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप कहा गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, वराहमिहिर, राजशेखर, महर्षि पतंजलि और महर्षि वात्सायन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? राजशेखर। वराहमिहिर ने लिखा था पुस्तक वृहत संहिता को, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का प्रतिपादन किया था, और महर्षि वात्स्यायन जो है ये लिखे थे काम सूत्र को। ठीक है, ये देखिए नाम क्या होता है कोई भी बुक का और उनके रचयिता का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें कि साहित्य और उसके रचनाकारों का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, विंसेंट आर्थर स्मिथ और हेरोडोटस। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है ये कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, भारतीय पुरातत्व को पुनर्स्थापित करने में मार्शल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर पुनर्स्थापना किसने किया था भारतीय पुरातत्व का तो वो जॉन मार्शल हो जाएंगे, लेकिन भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता अगर आपसे पूछे तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम आंसर हो जाएगा आपका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राचीन लिपि के बारे में पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा आपको बताया गया है, लास्ट वीडियो से बोला जा रहा है कि पहले वीडियो को आप पॉज करेंगे फिर आंसर देंगे, और उसके बाद हमारे आंसर से आप मैच करेंगे कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। प्राचीन लिपियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैलियोग्राफी। एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, याद रखेंगे, एपिग्राफी जो है ये अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, और न्यूमिस्मैटिक्स जो है ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं, और प्राचीन समय में जो लिपि हुआ करती थी उसके अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख करने वाले निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में सही युग्म की पहचान करें।
ये चारों जो अभिलेखों का नाम दिया हुआ है, ये चारों अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। मैक्सिमम अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवा नाम प्रिय, ठीक है, या देवा नाम प्रिय। और ये चारों अभिलेख ऐसे हैं जहां अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है कि इनसे संबंधित स्थान जो दिया गया है वो सही है या नहीं। आपके सामने ऑप्शंस हैं: मास्की उत्तराखंड, गुर्जरा अभिलेख उत्तर प्रदेश, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक और उदयगोलम अभिलेख आंध्र प्रदेश। कौन सा सही युग्म है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निट्टूर जो है ये कर्नाटक में उपस्थित है। उदयगोलम जो है ये आंध्र प्रदेश में उपस्थित नहीं है, ये भी कर्नाटक में उपस्थित है। गुर्जरा उत्तर प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है दतिया नामक स्थान पर। और मस्की जो है ये कहां पर है? मस्की भी आपका कर्नाटक में है। कालसी अगर पूछे तो कालसी उत्तराखंड में हो जाएगा, लेकिन ये मस्की जो है ये कर्नाटक में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। बादामी शिलालेख की भाषा क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, बादामी शिलालेख जो है ये संबंधित है पुलकेशिन प्रथम से। पुलकेशिन द्वितीय मत मार दीजिएगा, पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है बादामी शिलालेख। इसकी भाषा क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर संस्कृत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नड़। बादामी शिलालेख पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है। पुलकेशिन प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य राजवंश से, ठीक है। और इनकी भाषा क्या है? बादामी शिलालेख की भाषा, वो भाषा है कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारे सामने है एहोल प्रशस्ति की भाषा क्या है? एहोल प्रशस्ति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। और बादामी अभिलेख किससे संबंधित था? पुलकेशिन प्रथम से। एहोल अभिलेख जो है इसकी भाषा आपसे पूछा जा रहा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर संस्कृत। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन सेकंड से, वो आपका संबंधित है संस्कृत से। बादामी शिलालेख अभी बताया गया वो कन्नड़ से है। ध्यान रखेंगे इस दोनों बात को, बारीक अंतर है, पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एहोल प्रशस्ति या फिर महास्थान अभिलेख। तो नहर निर्माण और नंद वंश का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख जो है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल से संबंधित है। किनसे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखेंगे। महास्थान अभिलेख जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और ये बंगाल वाले एरिया में पड़ता है। एहोल प्रशस्ति के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: ई जे रैप्सन, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या फिर जॉन मोलर। मुद्रा शास्त्र प्राचीन मुद्राओं का अध्ययन का एक शाखा है और इसका जो जनक है वो माना जाता है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा शास्त्र का जनक तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। रैप्सन जो है, ई जे रैप्सन, इन्होंने विभिन्न मुद्राओं का अध्ययन किया और बहुत ज्यादा योगदान दिया है मुद्रा शास्त्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने में। आपको जनक पूछा जाए तो जेम्स प्रिंसेप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने पंचमार्क सिक्कों के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है नीचे दिए गए कथनों में से। पहला स्टेटमेंट है इन सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती से प्राप्त हुई है। और दूसरा स्टेटमेंट है समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन कथन जो है वो सत्य है और सत्य नहीं है। ये पंचमार्क सिक्के होते क्या है? प्राचीन काल में आहत सिक्के होते थे जिन्हें पीट के बनाया जाता था, उन पे कुछ आकृतियां बना दी जाती थी, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के भी बोला जाता था। इन सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती से प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन इस पे हुआ है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट सही है। पंचमार्क सिक्कों के संबंध में अमरावती से इसकी सबसे बड़ी निधि प्राप्त हुई है और इसका समस्त जो सिक्के हैं उसपे विभिन्न आकृतियां तो हैं ही, पेड़ पौधे पशु पक्षी विभिन्न आकृतियां हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से उसके एक तरफ में सूर्य का अंकन भी किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। पहला है तांबे का सर्वाधिक सिक्का मौर्य शासक
चांदी का सर्वाधिक सिक्का कुषाण शासक और सोने का सर्वाधिक सिक्का गुप्त शासक। आपको बताना है कि तांबे का सर्वाधिक सिक्का क्या मौर्यों ने जारी किया, चांदी का सर्वाधिक सिक्का क्या कुषाणों ने जारी किया और सोने का सर्वाधिक सिक्का क्या गुप्त शासकों ने जारी किया। इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी दो और तीन और ऑप्शन डी केवल तीन। तो देखिए, सोने का सर्वाधिक सिक्का गुप्तों ने जारी किया है, ये बात तो आपको पता ही होगा, ये तो सही हो गया आंसर। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, तो अगर शुद्धता की बात करें तो वहां कुषाणों का नाम आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर सर्वाधिक सोने का सिक्का बोलेगा तो वो गुप्त शासक हो जाएंगे। चांदी का सर्वाधिक सिक्का मौर्यों ने जारी किया था और तांबे का जो सर्वाधिक सिक्का है ये कुषाणों ने जारी किया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल तीन। यहाँ पे सुमेलित युग्म केवल तीन है, बाकी दोनों को क्या किया गया है, स्थान चेंज कर दिया गया है दोनों का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने का उल्लेख मिलता है? पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके राजा बना था, और पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण वंश का स्थापना करता है मगध वाले क्षेत्र में। आपको बताना है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बिलसड़ अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने का जो अभिलेख है वो मिलता है अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख किसने लिखवाया था? धनदेव नामक इसके एक शासक ने, जो कि पुष्यमित्र शुंग के अधीन शासक करता था, धनदेव उसका नाम था, याद रखेंगे। अयोध्या अभिलेख ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेखों को किस भाषा में लिखा गया है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख हैं उसे किस भाषा में लिखा गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर हिंदी। देखिए, हिंदी का विकास तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में हुआ नहीं था, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको इन तीनों में देखना है कौन सा सही है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में जो ब्राह्मण धर्म है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसीलिए ब्राह्मण धर्म से संबंधित भाषा जो संस्कृत है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में संस्कृत भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उस समय के मैक्सिमम अभिलेख जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। मणिमंगलम अभिलेख संबंधित है किस राजवंश से? आपके सामने ऑप्शंस हैं, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश, कदम्ब राजवंश या फिर सातवाहन राजवंश। तो मणिमंगलम अभिलेख जो है ये आपका संबंधित है चोल राजवंश से। चोल राजवंश से, इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहां पे अभिलेख और सिक्कों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी या फिर जेटेट या झारखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है सिर्फ 399 में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।